शराब घोटाले में करप्शन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के मामले में जो नेता जेल गए, इस चुनाव में जनता ने उस हर चेहरे को नकार दिया। अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, 177 दिन जेल में रहे, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे। मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, 510 दिन जेल में थे, इन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का आरोप था। सत्येंद्र जैन चुनाव हार चुके हैं, 872 दिन जेल में थे, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप सत्येंद्र जैन पर। तो ये तो शीर्षस्थ नेताओं की बात हुई, लेकिन दिल्ली में बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। आम आदमी पार्टी हार चुकी है, लेकिन बावजूद इसके जीत हार के साथ एक और चीज हुई है, वो है रेवड़ी की राजनीति, जो पूरे चुनाव में बहुत ज्यादा प्रचलित रही। पूरे चुनाव में जिसकी बहुत ज्यादा बात हुई, जिस पार्टी ने रेवड़ी कल्चर की शुरुआत की, जिस पार्टी के मुखिया खुद को रेवड़ियों का हलवाई बताते रहे, हार के बाद अभी सवाल उठ रहा है कि रेवड़ी पर पॉलिटिकल पार्टीज की रणनीति कैसे बदलने जा रही है। मैं मुफ्त की रेवड़ियां लेके आया हूं। राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले क्या किसी ने सोचा भी होगा कि उसे बिजली का बिल ही नहीं देना पड़ेगा? दिल्ली के लोगों ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि पानी का बिल 0 हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने राजनीति में रेवड़ी वाला तड़का ऐसा लगाया कि दिल्ली ही नहीं, पंजाब में भी उसकी दाल गल गई। अरविंद केजरीवाल की रेवड़ी पॉलिटिक्स का जादू ऐसा चला कि लगातार 2 बार वो पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर रेवड़ी के नाम पर कब तक जीतते केजरीवाल? और निष्ठा रखूंगा। अरविंद केजरीवाल ने देश में रेवड़ी की राजनीति को इंट्रोड्यूस किया था। अरविंद केजरीवाल के इस मॉडल को कई राज्यों में कई राजनीतिक पार्टियों ने कॉपी भी किया। लेकिन सवाल उठता है कि रेवड़ी के दम पर कब तक चुनाव जीतना? हालांकि रेवड़ी की राजनीति के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली थी और रेवड़ी को चैलेंज किया मोदी की गारंटी। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से भी कहता हूं, चुनाव में उनसे किया वादा जरूर पूरा किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। बीजेपी ने रेवड़ियों को जारी रखने का वादा किया, साथ ही दी मोदी की गारंटी, जो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ी। सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर मुफ्त बिजली पानी की जो रणनीति बीते 2 चुनावों में जीत दिला रही थी, वो फेल क्यों हुई? एक तरफ तो आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली की योजना की घोषणा की थी, लेकिन इस योजना में भी आप सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए थे। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी पानी के बिल माफ कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली वालों को साफ पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिक के जरिए फ्री इलाज का दावा करती थी, लेकिन कई बार इन क्लिनिक्स की कंडीशंस पर सवाल उठे। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इन रेवड़ियों के सहारे चुनाव जीतने का सपना देखा, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल पर रेवड़ियों वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा, मौजूदा रेवड़ियों को जारी रखने का वादा किया और केजरीवाल के हथियार से ही केजरीवाल को मात दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार देश की राजनीति के लिए अब केस स्टडी की तरह है, क्योंकि इससे देश की राजनीति बहुत हद तक बदलेगी और अरविंद केजरीवाल का भी असली कंपटीशन यहीं से शुरू होता है। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के लिए रेवड़ी वाला शॉर्टकट अपनाया, लेकिन जनता के मुख्य मुद्दों पर शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं और कैसे ध्यान नहीं दिया, किन मुद्दों को नजरअंदाज किया, जरा जानिए। यमुना के प्रदूषण को नजरअंदाज किया, टूटी सड़कों को नजरअंदाज किया, गंदे पानी को नजरअंदाज किया, प्रदूषण को नजरअंदाज किया और क्राइम कंट्रोल को। अरविंद केजरीवाल जिन कामों को नहीं कर पाए, उनके लिए केंद्र को हमेशा जिम्मेदार ठहराया। कभी एलजी का हवाला दिया तो केंद्र के साथ समन्वय बनाकर काम ना करने के आरोप भी लगे, और इसी का नतीजा यह है कि जनता के अहम मुद्दे नजरअंदाज हुए तो जनता ने आपकी रेवड़ियों को बुलाकर मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। 27 सालों के बाद दिल्ली में सत्ता का वनवास काटकर आखिरकार बीजेपी फिर सत्ता पर
काबिज हुई। 27 साल पहले जिस साहिब सिंह वर्मा के जरिए बीजेपी दिल्ली में सत्ता के शीर्ष पर पहुंची और फिर हारी, 27 सालों के बाद साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हरा करके बीजेपी की जीत को सुनिश्चित किया। 27 साल पहले जिस प्याज के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव हारी थी, 27 साल बाद सीपीआर के जरिए वापस सत्ता को हासिल कर चुकी है। अभी सीपीआर क्या है? सीपीआर, सी माने कास्ट यानी जातिगत समीकरण, पी फॉर पूर्वांचल और पंजाबी फैक्टर और आर फॉर रिलीजियस फैक्टर। इन 3 फैक्टर्स को लेकर के, इन 3 फैक्टर का दिल्ली के चुनाव में क्या असर हुआ बताऊं। उसके पहले बताता हूं आपको कि दिल्ली में 11% जाट वोटर और 10 सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका है। दिल्ली में पहली बार यह है कि जब 10 के 10 जाट बहुल सीटों पर एक साथ कब्जा किया, जिसमें मुंडका है, जिसमें नरेला है, जिसमें बवाना है, नांगलोई है, नजफगढ़ है, बिजवासन, रिटाला, उत्तम नगर, महरौली और छतरपुर। ये वो जाट सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने जीत हासिल की। कास्ट फैक्टर का एक दूसरा हिस्सा है दलित वोटर्स का भी। दिल्ली में करीब 12 से 13% दलित वोटर्स हैं। 12 ऐसी सीटें हैं जो आरक्षित हैं। उन 12 आरक्षित सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, जिसमें सुल्तानपुर माजरा है, जिसमें मंगोलपुरी है, करोल बाग, पटेल नगर, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, सीमापुरी, बवाना। ये ऐसी आरक्षित सीटें हैं। इसी में 18 सीटें ऐसी भी हैं जहां एससी समुदाय के मतदाता लगभग 25% तक हैं और इन 25% मतदाताओं की सीटों पर भी बीजेपी के प्रदर्शन में बेहतर हुआ है, बीजेपी के प्रदर्शन में बेटरमेंट हुआ है, जिसमें आदर्श नगर, शादरा, तुगलकाबाद, राजेंद्र नगर है, चांदनी चौक है और बिजवासन की सीट शामिल है। सीपीआर का अगला फैक्टर है पी यानी पूर्वांचल के वोटर्स। दिल्ली में 18 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पूर्वांचल वोटर्स ज्यादा संख्या में हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। इन 18 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 4 सीटें जीत पाई। लक्ष्मी नगर से लेकर संगम विहार, पटपड़गंज, उत्तम नगर, राजेंद्र नगर, किराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी, मॉडल टाउन, द्वारका, देवली, बुराड़ी, गोकलपुर, ये सारी वो सीटें हैं जहां बीजेपी ने जीत हासिल की। इन्हीं सीटों पर मनोज तिवारी प्रचार के लिए, इन्हीं सीटों पर योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए, इन्हीं सीटों पर रवि किशन भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए और जमकर प्रचार किया, जिसका असर दिखा भी। एक और जो फैक्टर है वो है पंजाबी बहुल सीटें, पी फैक्टर, जिसमें से 10 ऐसी सीटें हैं जो कि पंजाबी बहुल जहां पर वोटर्स, उनमें से 8 सीटें बीजेपी ने जीती। 8 कौन कौन सी सीटें हैं? गांधीनगर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, मोती नगर, राजेंद्र नगर, ग्रेटर कैलाश, कालकाजी, रोहिणी, ये तमाम सीटें जिसमें से 8 सीटें जीती है बीजेपी। अब सीपीआर का तीसरा फैक्टर यानी आर फैक्टर, आर फॉर रिलीजन। दिल्ली चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी धर्म का मुद्दा उठा और इस बार उठा हिंदुत्व का मुद्दा। जमकर कैंपेनिंग की गई, जमकर परसेप्शन बना। अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर अग्रेसिव थे, लेकिन यह मुद्दा भी बीजेपी के पक्ष में गया। मुस्लिम बहुल सीटों में से 11 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मुस्तफाबाद जैसा निर्णायक मुस्लिम बहुल सीट भी है। उसके अलावा मुस्तफाबाद ऐसी सीट है ओखला, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, बाबरपुर, सीलमपुर, सदर बाजार, शकूर बस्ती और जंगपुरा जैसे मुस्लिम बहुल सीटें हैं। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अग्रेसिव रही, उसको देखकर यह साफ हो गया कि दिल्ली की जनता ने चुनावी हिंदुत्व को नकार दिया और जो पार्टी एक परंपरागत एजेंडे के तौर पर, एक परसेप्शन के तौर पर, एक मुहिम के तौर पर हिंदुत्व को लेकर चली, उस पार्टी के इस एजेंडे को, उस पार्टी के साथ हिंदुत्व के नारे को लोगों ने स्वीकारा भी और वोट भी।